Hello viewers, myself is Dr. Neeta and you are watching my channel Learn Literature with Dr. Neeta. So let us begin today's topic. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जानेंगे एक्सप्रेशनिस्टिक प्ले या एक्सप्रेशनिस्टिक ड्रामा के बारे में। एक्सप्रेशनिस्टिक प्लेज और या एक्सप्रेशनिस्टिक ड्रामा 20th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। और सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ एक्सप्रेशनिज्म, आखिर एक्सप्रेशनिज्म होती क्या चीज़ है। द टर्म एक्सप्रेशनिज्म वॉज फर्स्ट यूज्ड बाई फ्रेंच पेंटर जूलियन ऑगस्ट एर्वे in 1901 and was subsequently applied to literature by Austrian playwright Hermann Bayer in 1914. So initially this term was used in painting and later on it was applied to literature, and it happened in the beginning of the 20th century in France and Germany. Expressionism began as a modernist movement, flourished in 1920s, especially in Germany and then in rest of Europe. So पहले ये जर्मनी में ही फ्लरिश हुआ। इट वॉज ए काइंड ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट क्यों कह रहे हैं इसे? क्योंकि इसका प्रभाव कुछ सीमित जगह पे ही नहीं था, बल्कि ये चारों तरफ फैल गया। चाहे वो आर्ट थी, लिटरेचर थी, म्यूज़िक था, थिएटर था, आर्किटेक्चर था, कुछ भी था, सारे फील्ड्स में एक्सप्रेशनिज्म का प्रभाव फैल गया। पहले ये मूवमेंट जर्मनी में फैला और उसके बाद यूरोप और अमेरिका में। अब आखिर है क्या ये? एक्सप्रेशनिज्म प्रोपाउंडेड न्यू स्टैंडर्ड्स इन द क्रिएशन एंड जजमेंट ऑफ आर्ट। तो देखिए, किसी भी चीज़ को जज करने के लिए जो आर्टिस्टिक थी, जो क्रिएटिव थी, उसके कुछ सेट स्टैंडर्ड्स हुआ करते थे कि इस आधार पे हम इस चीज़ को देखेंगे कि ये अच्छी है, ये कविता अच्छी है, ये कहानी अच्छी है, ये नाटक अच्छा है, ये पेंटिंग अच्छी है। उसके कुछ स्टैंडर्ड्स हुआ करते थे कि अगर ये क्वालिटीज़ होंगी तो हम मानेंगे ये अच्छी है। अब जैसे ही एक्सप्रेशनिज्म आई, इट वॉज ए काइंड ऑफ मैथड, इट वॉज ए काइंड ऑफ थियरी, it was a kind of certain standards which were specifically made for art and other things, and these were the new standard for what? In the creation and judgment of art. आर्ट को कैसे जज करे, उनका पैरामीटर ही बदल गया एक्सप्रेशनिज्म के आने के बाद। So expressionists maintained that art should not merely be realistic description of external visual world, rather it should come forth from within the artist. So expressionists मानते हैं कि आर्ट यानी किसी भी तरीके की आर्ट है या वो ड्रामेटिक आर्ट भी है, तो उसमें सिर्फ एक्सटर्नल वर्ल्ड का डिपिक्शन अगर आप कर देंगे एज इट इज़, तो वो रियलिटी नहीं है इनके हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप किसी बगीचे में हैं और आपने बगीचे में देखा कि एक हीरो बैठा है और चारों तरफ फूल खिले हैं या नहीं खिले हैं, मुरझाए हैं, और एक चिड़िया मरी पड़ी हुई है वहाँ। इस तरीके का आपने सीन देखा और उसको एज इट इज़ प्रस्तुत कर दिया कि वो बहुत दुखी दिख रहा है और ऐसे वहाँ के पत्ते भी मुरझाए हुए हैं और ये सब। तो कहते हैं कि ये जो विजुअल वर्ल्ड का आपने डिपिक्शन किया रियल तरीके से, ये सचमुच में रियलिटी नहीं है। रियलिटी लाइज समवेयर एल्स। कहाँ है वो रियलिटी? दैट रियलिटी इज़ विद इन द आर्टिस्ट, उस कैरेक्टर में। और उस करेक्टर की जो रियलिटी है उसे निकालेगा कौन? वो आर्टिस्ट जो उस करेक्टर को डेपिक्ट करेगा है। तो वो करेक्टर, वो जो रियलिटी है, दैट इज़ नॉट मियरली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द विजुअल वर्ल्ड। सिर्फ विजुअल वर्ल्ड को प्रेजेंट कर देना रियलिटी नहीं है, बल्कि उस आर्टिस्ट अपने अंदर से विद इन द आर्टिस्ट वो रियलिटी बसती है। और आर्टिस्ट क्या करता है? उस करेक्टर के अंदर झांकेगा और झांक के उसके विद इन जो चल रहा है उस रियलिटी को
तरह तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करेगा। वो कौन से तरीके हैं वो लेटर ऑन देखेंगे, वो इसी एक्सप्रेशनिस्टिक टेक्निक का पार्ट हैं। तो इस तरीके से इमोशनल एक्सपीरियंसेस बिकेम ग्रेटर देन फिजिकल रियलिटी। फिजिकल रियलिटी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, चीज़ें जैसी दिखाई दे रही हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उनके पीछे जो इमोशंस हैं वो इमोशनल एक्सपीरियंसेस कैसे हैं उनको ले बेयर करना क्या थी, रियलिटी थी। व्हाट इज़ फेल्ट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट इज़ सीन। महसूस किया क्या, जो महसूस किया वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो देखा वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल यू मे अंडरस्टैंड कि आपसे कोई व्यक्ति बड़े हंस के मिलता है, आपने उसके ऊपर पोएम लिखी या उसकी पोर्ट्रेट बनाई, आपने खुश पोर्ट्रेट बना दी, उसकी हंसते हुए मिला था आपसे, आपने वैसी ही बना दी, लेकिन क्या आप उसकी हंसी के पीछे झांक पाए? क्या वो हंसी कुछ छुपाने के लिए थी? क्या वो दिल से बहुत दुखी था? तो पहली वाली अप्रोच है कि वो हंस रहा है, हमने उतना ही देखा और उतना ही लिखा, उतना ही जाना। बट एक्सप्रेशनिस्टिक कहते हैं कि ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई है उसके भी पीछे। हो सकता है उस हंसी के पीछे उसका कोई दुख छुपाओ, हो सकता है उस हंसी के पीछे कोई व्यंग छुपाओ, हो सकता है उस हंसी के पीछे कुछ और चीज़ें छुपी हों। तो उन इमोशनल एक्सपीरियंसेस को पर्दे पे प्रस्तुत करना एक्सप्रेशनिस्टिक ड्रामेटिस्ट का मोटो था। Expressionism in drama now. Expressionistic drama evolved as a revolt against realism and naturalism, the existing school of thought. तो जब एक्सप्रेशनिज्म वाली जो टेक्निक थी वो आई, उससे पहले रियलिज्म और नेचुरलिज्म का बोलबाला था स्टेज के ऊपर, और लोग रियलिस्टिक और नेचुरलिस्टिक ड्रामा लिख रहे थे। देखिए रियलिज्म और नेचुरलिज्म में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बिल्कुल स्टार्क किस्म की जो रियलिज्म है, बिल्कुल रॉ रियलिज्म जो है वो कहलाती है नेचुरलिज्म है। तो नेचुरलिज्म और रियलिज्म चल रही थी उस समय, और ये एक्सप्रेशनिज्म उसके रिवोल्ट में आई। उन्होंने कहा अरे आप इसको रियलिटी कह रहे हो, नहीं ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी लाइज समवेयर एल्स, एंड वेयर इट इज़ वो एक्सप्रेशनिस्टिक ड्रामेटिस्ट ने प्रेजेंट की। इट एम्ड एट अचीविंग साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल रियलिटी। ये किस रियलिटी की बात कर रहे थे? साइकोलॉजिकल रियलिटी, यानी जो सबकॉन्शियस में बसी हुई है आपके। स्पिरिचुअल रियलिटी की बात करते थे। एज the expressionists believe that realism and naturalism focused only on the surface detail, और जबकि नेचुरलिस्ट और रियलिस्ट किस बात को करते थे कि जो वो दिखाई देता था वो उसे एज इट इज़ प्रेजेंट करते। वो कहते हैं एक्सप्रेशनिस्टिक कहते हैं नहीं, एज इट इज़ नहीं, वो रियलिटी कुछ और है, और उनका फोकस कहाँ था? इनर क्वालिटीज ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। एक्सप्रेशनिज्म चेंज बोथ द कंटेंट एंड फॉर्म ऑफ द ड्रामा। अब जैसे ही एक्सप्रेशनिस्टिक टेक्निक्स आई और एक्सप्रेशनिज्म आई, टेक्निक तो आगे बताएंगे आपको, एक्सप्रेशनिज्म वाला थॉट आया, तो उस थॉट ने कंटेंट को भी और फॉर्म को भी, यानी ड्रामा का जो मटेरियल था वो भी, और वो प्रस्तुत कैसे किया जाएगा, इन दोनों चीज़ों को पूरी तरीके से बदल दिया। The expressionists seek to explore characters' subjective reality, which usually remained buried deep down in the subconscious, rather than an objective reality which is recorded objectively in logical sequence. Now, यहाँ दो प्रकार की रियलिटी की बात हो रही है, एक सब्जेक्टिव रियलिटी, एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ऑब्जेक्टिव रियलिटी जैसे मैंने फिर बताया आपको कि आपने किसी करेक्टर को हंसते हुए देखा, तो मैंने भी देखा, उसने भी देखा, सबने देखा और सबके सामने वो हंसा, ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी है कि उसका वो हंसता हुआ करेक्टर था। लेकिन सब्जेक्टिव रियलिटी फिर वही वाली बात है, कुछ हंसी के पीछे क्या है, somebody tried to learn that, somebody tried to find out that, एंड और वो जो प्रोसेस था तो उससे पता लगा कि अरे हंसी जो है वो रियल नहीं है भाई, इस हंसी के पीछे रियलिटी तो ये है। तो वो क्या हुई, वो हुई उसकी सब्जेक्टिव रियलिटी, जो उस करेक्टर के अंदर चल रहा था उसको देख पाना। और ऑब्जेक्टिव रियलिटी जो सबके लिए एक सी दिखी। To express subjective state of man, the dramatist often represented distorted reality, which helped to create a more personalized imaginative reality as compared to the reality of the visual world. अब ड्रामेटिस्ट कैसे देखे उस सब्जेक्टिव रियलिटी को? सब्जेक्टिव रियलिटी के ऊपर कवर किसका चढ़ा हुआ है? उस ऑब्जेक्टिव रियलिटी का। तो क्या करना पड़ेगा? उस कवर को हटाना पड़ेगा। तो
वो जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है उसकी आपको डिस्टॉर्टेड इमेज दिखाई देने लग जाती है। देखिए here it is written, dramatists often represented the distorted reality and what happens, उसे हटाया, उस पर्दे को हटाया, उसके नीचे क्या है, as if you are going to understand the structure of mind, it is having three levels: conscious, subconscious and unconscious. So these expressionists often talk about subconscious, and in our subconscious things are not arranged in a logical manner, while in our conscious the things come one after the another in a logical sequence. So they are not studying the conscious, so the things are not coming in a logical sequence. क्योंकि ये कॉन्शियस को स्टडी नहीं कर रहे हैं तो चीज़ें जो हैं जो रिप्रेजेंट की जाती हैं स्टेज पे वो लॉजिकली नहीं आती। एक्सप्रेशनिस्ट जो ड्रामेटिस्ट हैं वो हमारी सबकॉन्शियस को स्टडी करते हैं और सबकॉन्शियस में चीज़ें लॉजिक में नहीं लगी रहती हैं, इलॉजिकल ऑर्डर में रहती हैं, और इसीलिए जब वो सबकॉन्शियस को स्टेज पे दिखाते हैं तो चीज़ें इलॉजिकली आपके सामने आती हैं और इसीलिए कई बार आपको मुश्किल होती है उस ड्रामा को समझने में। To express the subject, the dramatist often represented distorted reality which helped to create a more personalized imaginative reality as compared to the reality of the visual world. तो यानी उन लोगों की जो पहले लिखते थे नेचुरलिस्ट और रियलिस्ट, उनकी रियलिटी की परिभाषा अलग थी और इनकी रियलिटी की परिभाषा अलग है। They are talking about subconscious and those were talking about conscious. एक्सप्रेशनिस्टिक ड्रामा एट ए ग्लांस। तो देखिए मैंने यहाँ कोशिश की है आपके सामने बताने की कि एक्सप्रेशनिस्टिक ड्रामा को अगर आप याद रखना चाहें तो आप इस तरीके से रख सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। डिस्कस मैंने डिटेल में आगे की हैं बट यहाँ पे मैं पढ़ देती हूँ। डीपर्सनलाइज्ड कैरेक्टर, डीपर्सनलाइज्ड मीन्स कि वो इंडिविजुअल तो होंगे बट उन्हें इंडिविजुअल नाम नहीं दिया जाएगा बल्कि दे वुड रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर क्लास। फॉर एग्जाम्पल कि कोई करेक्टर है उसको नाम दे दिया द मैन नाम दे दिया। द मैन क्या है, वो एक पर्टिकुलर क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है। क्लास का रिप्रेजेंटेटिव मान लीजिए वो गरीब तबके वाली क्लास है या वर्कर्स हैं वो कार्य करने वाले, तो दे रिप्रेजेंट दैट क्लास। तो उसको कोई एक पर्टिकुलर नाम नहीं दिया। डीपर्सनलाइज्ड यानी पर्सन नहीं है वो बल्कि ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास। और इसमें ब्रोकन डायलॉग्स होते हैं, जैसे मैंने बताया सबकॉन्शियस में चीज़ें बहुत लॉजिकली और बहुत सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं होती, एक के बाद एक थोड़ी डिस्टॉर्टेड मैनर में चीज़ें आती हैं, तो इसीलिए इसमें डायलॉग्स भी बहुत छोटे छोटे होते हैं ताकि वो उसकी उस मेंटल स्टेट को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें। एंड द सिम्बल्स आर यूज्ड, सिम्बल्स यूज़ किए जाते हैं। सिम्बल्स क्यों यूज़ किए जाते हैं, ताकि उनकी जो मेंटल स्टेट वो दिखा रहे हैं उन सिंबल्स के जरिए वो ऑडियंस को और ज़्यादा स्पेक्टेटर्स को और ज़्यादा गहराई से उस मेंटल स्टेट तक ले जाएं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने पिक्चरों में कई बार देखा है कि कोई व्यक्ति जो है हाथ में आरती की थाली ले जा रहा है और तेज़ी से हवा चलती है और दिया बुझ जाता है, तो दिया बुझने से वो क्या होता है कि वो परेशान सा हो जाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाली। तो अब उसके मन को कैसे दिखाएं, मन को तो मान लीजिए उसके चेहरे पे एक्सप्रेशंस चेंज भी हो गए लेकिन मन में क्या चला वो नहीं दिखा पा रहे, बट वो दिए के बुझने से आप जो देखने वाला है वो तुरंत समझ जाता है कि अब ये परेशान हो रहा है और अब इसके मन में ये चल रहा होगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। तो इस तरीके के सिंबल्स जो हैं वो रखे जाते हैं स्टेज पे या मौजूद रहते हैं स्टेज पे, जिससे कि वो उसकी जो मेंटल स्टेट दिखानी है ड्रामेटिस्ट को वो और अच्छे से और रियलिस्टिकली समझ में आ जाए किसके, ऑडियंस और स्पेक्टेटर्स के। एंड दीज प्लेज आर ऑफ साइको एनालिटिकल नेचर, थोड़े साइको एनालिटिकल नेचर के होते हैं ये प्ले, यानी एनालिसिस होती है मन में क्या चल रहा है इस सब की। और जो हीरो होता है ही ऑफन क्वारल्स विद सिस्टम नॉट विद इंडिविजुअल। नॉर्मल प्लेज में आपने देखा हीरो होता है, विलेन से लड़ाई होती है उसकी, ज़्यादातर आपने ऐसे ही देखे, लेकिन यहाँ पे विलेन नहीं है, वो हीरो भी रिप्रेजेंटेटिव है किसी क्लास का और वो किसी एक व्यक्ति से नहीं लड़ रहा बल्कि किससे लड़ता है, वो पूरे के पूरे सिस्टम से लड़ रहा होता है। और इसीलिए क्योंकि सिस्टम से लड़ना कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है, इसीलिए वो एक दबे कुचले टाइप का प्राणी प्रस्तुत किया जाता है।
और इस सब को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए लाइट और साउंड और कॉस्ट्यूम का प्रयोग बहुत स्पेसिफिक ढंग से किया जाता है। लाइट जगह जगह अलग अलग तरीके से दिखाई जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए स्टेज है, यकायक उस पर ब्राइट लाइट एक फोकस करके किसी पे डाली गई तो क्या होगा, ऑडियंस का निगाह भी उस पर ही जाएगी कि उसके साथ क्या हो रहा है, उस सीन के उस कैरेक्टर के साथ क्या हो रहा है, ये देखने के लिए। इसी तरीके से साउंड ट्रैक चलाए जाते हैं ताकि उसकी उस इमोशनल स्टेट को अच्छी तरीके से ऑडियंस के सामने प्रस्तुत किया जा सके। लंबे लंबे इंटीरियर मोनोलॉग्स होते हैं इसमें। इंटीरियर मोनोलॉग्स क्या होते हैं, वो खुद ही बैठ के बातचीत करता रहता है अपने से और डिस्कस करता रहता है खुद से ही प्रॉब्लम्स को लंबी लंबी, और क्योंकि उसमें बहुत एक्शन नहीं होता इन प्लेज में बहुत ज़्यादा, और वो खुद से ही बातचीत करता रहता है, खुद में ही इतना एंटेंगल रहता है। क्योंकि अगर खुद से बातचीत वाला सिलसिला ना दिखाएं तो फिर आपको पता ही नहीं लगेगा कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। इसीलिए लंबे लंबे इंटीरियर मोनोलॉग्स होते हैं। एज फार एज स्ट्रक्चर इज कंसर्न, इसका स्ट्रक्चर लूज होता है। लूज स्ट्रक्चर का मतलब कि जैसे आपने अब तक पढ़ा है कि ड्रामाज एक्ट में डिवाइड होता है, सीन में डिवाइड होता है, एपिसोड्स होते हैं, लेकिन इनमें इतनी टाइटली ये सारे नियम फॉलो नहीं किए जाते और बेसिकली इन ड्रामाज में ज़्यादातर सीन्स ही होते हैं, एक के बाद एक अरेंज कर देते हैं उन सीन्स को, और फिर डिसजॉइंटेड काइंड के वो सीन है और उनमें बहुत ज़्यादा लॉजिकल सीक्वेंसिंग भी नहीं होती। क्योंकि अगर लॉजिकल सीक्वेंसिंग दिखा दें तो फिर वही वाली बात है कि चीज़ें तो लॉजिकली नहीं हो रही, और एक तरफ लॉजिकली दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ हम इंप्रेशन इन लॉजिकल वाले का दे पा रहे हैं, तो उस स्ट्रक्चर के थ्रू भी वो उस स्टेट ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। नाउ कम टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सप्रेशनिस्टिक ड्रामा। ये भी करेक्टरिस्टिक्स ही थे जो मैंने बताए, बट इनमें से जो रिपीट हैं उन्हें जल्दी पढ़ेंगे और जो अलग हैं उन्हें बताएंगे। प्रोटेगोनिस्ट ऑफ दीज प्लेज आर ऑफन हेल्पलेस, लोनली, टॉर्चर्ड। ये मैंने बता दिया, परेशान व्यक्ति होता है हमेशा प्रोटेगोनिस्ट, और जो सिस्टम से लड़ रहा होता है। दे आर यूजुअली टिपिकल फिगर सिम्बोलाइजिंग एंटायर सोशल ग्रुप और द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दीज ग्रुप। रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इंडिविजुअल नहीं होते। दे आर शोन रिवोल्टिंग अगेंस्ट द ट्रेडिशनल वैल्यूज़ ऑफ द सिस्टम। सिस्टम से लड़ते हैं, ट्राइंग टू सीक ए हायर स्पिरिचुअल विजन ऑफ लाइफ, और एक अच्छी विजन ऑफ लाइफ प्राप्त करना चाहते हैं, और जो उन्हें नहीं प्राप्त हो पा रही है बिकॉज ऑफ द फॉल्टी सिस्टम, इसलिए वो सिस्टम से लड़ते दिखाई देते हैं। थीम्स ऑफ दीज प्लेज आर ऑफ साइकोएनालिटिकल नेचर। साइकोएनालिटिकल नेचर ये मैंने आपको बता ही दिया। एंड टेंड टू रिप्रेजेंट द डार्कर एंड सिनिस्टर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन साइकी। और ज़्यादातर वो वाले एरिया साइकोलॉजिकली जो डार्कर रह गए हैं, ज़्यादा एक्सपोज नहीं हुए हैं और कोई एक्सपोज उन्हें करना भी नहीं चाहता, वो एरियाज एक्सपोज किए जाते हैं इनमें। करेक्टर्स आर ऑफन क्रिएटेड नेमलेस, नाम नहीं होता उनका। 10 बिकम स्टीरियोटाइप्स, उनके नाम कैसे होते हैं, द मैन, द फादर, द बिलियनियर, इस तरीके के उनके नाम होते हैं, और नाम स्पेसिफिक नाम नहीं होते कि रॉजर है या ऐसे नाम नहीं है अधिकांश बार। एंड देयर पर्सनैलिटीज़ आर रिवील्ड थ्रू कॉस्ट्यूम, मास्क एंड मेकअप। अब आप पहचाने कैसे, नाम तो है नहीं, बट उनकी पर्टिकुलर जो पहनावा है, जैसे मान लीजिए एक अरिस्टोक्रेटिक व्यक्ति को दिखाना है तो दिखा देंगे पैंट शर्ट पहने कोई आ रहा है तो आप समझ जाएंगे कि ये उधर का व्यक्ति है। और कोई इसी तरीके से काला सा है और फटे से कपड़े पहन रहा है, टेढ़ी सी टोपी लगा रहा है, आप समझ जाएंगे कि ये उस क्लास का व्यक्ति है। सो कॉस्ट्यूम्स, लाइट एंड साउंड, एज आई टोल्ड you, they work very important there. Now the characteristics, again we are continuing. Setting and atmosphere of these plays dreamlike, non-realistic and abstract. देखिए रियलिस्टिक तो जब लगे ना, जब कॉन्शियसली जो चीज़ें हो रही हैं वो दिखाई जाए रूटीन में। ये तो उस आंतरिक और विद इन की रियलिटी को खोजते हैं, तो वो उनका एटमॉस्फेयर हमें कैसा लगता है, ड्रीम लाइक लगता है, एब्स्ट्रैक्ट लगता है, नॉन रियलिस्टिक लगता है, जबकि है वो रियलिटी ही। द डिपिक्शन ऑफ लाइफ एंड इट्स सराउंडिंग इज नॉट फोटोग्राफिकली एक्यूरेट एज इट्स ओनली पर्पज इज टू रिफ्लेक्ट कैरेक्टर्स स्टेट ऑफ माइंड दैट इज ऑफन इमोशनल, ट्रबल्ड और एबनॉर्मल। जो चीज़ें भी दिखाई जाती हैं वो फोटोग्राफिकली एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन डिस्टॉर्टेड होती हैं,
इंटेंशनली डिस्टॉर्टेड होती हैं ताकि करेक्टर की स्टेट ऑफ माइंड को प्रॉपर तरीके से डेपिक्ट किया जा सके। और उसकी स्टेट ऑफ माइंड कैसी है? ट्रबल्ड, वो परेशान है, एबनॉर्मल है, इमोशनल है, और उसको प्रेजेंट करने के लिए उन्हें सराउंडिंग्स को भी कैसा दिखाना पड़ता है? डिस्टॉर्टेड ही दिखाना पड़ता है। ओनली ए फ्यू आइटम्स रिमेन ऑन स्टेज एंड इवन दीज आर सिम्बॉलिक। कुछ ही आइटम्स रहते हैं स्टेज पे। स्टेज जैसे मान लीजिए कोई रूम भी दिखाया जाएगा तो बहुत ज़्यादा फर्नीचर और बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई जाती हैं स्टेज पे। क्यों? उसके पीछे का पर्पज़ है कि आपका पूरा अटेंशन देखने वाले का किस पर है? उस कैरेक्टर पर है, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसकी साइको एनालिसिस पे रहे, उसके सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, इस बात पे सारा ध्यान रहे। इसलिए स्टेज पूरी तरीके से लगभग साफ होती है और वही चीज़ें जो उसकी मेंटल स्टेट से मैच करती हैं वो वहाँ रखी जाती हैं। Various external effect, setting, lighting, music, as I told you, used to depict the subjective state of mind. For example, bright colors or white color is often used to stimulate the viewer's emotion. Light का use किया जाता है बहुत टेक्निकली, साउंड का यूज़ किया जाता है बहुत टेक्निकली, ताकि पर्पज़ वही है कि उसकी इनर स्टेट, इमोशनल स्टेट अच्छे से समझ में आ जाए ऑडियंस के। देखिए, नेचुरली एक्सप्रेशनिस्टिक ड्रामा समझना कोई इतना आसान काम नहीं है कि आप उसे 10 या 15 या 20 मिनट में समझ पाएँ। स्टिल इसके ज़रिए आपको एक आइडिया मिल जाएगा, बट लेटर ऑन और वीडियोस बनाएंगे किसी ड्रामा पे पर्टिकुलर पे अप्लाई करके इन सारी क्वालिटीज़ को, तब आप और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। नाउ द प्लॉट ऑफ द प्ले इज डिसजॉइंटेड, ब्रोकन इनटू एपिसोड, ये मैं बता चुकी हूँ। डायलॉग्स जो हैं वो छोटे होते हैं, शॉर्ट क्विक फ्रेजेस, क्लिप्ड टेलीग्राफिक, छोटे छोटे से डायलॉग्स होते हैं क्योंकि वो सबकॉन्शियस स्टेट को दिखाना है। इंटीरियर मोनोलॉग्स, ये मैंने आपको बता दिए। Apart from this, literary devices like verbal irony is commonly used. That is when words seem to say one thing but opposite meaning is intended. Literary devices, verbal irony बहुत बार यूज़ होती है, करेक्टर कहता कुछ है लेकिन तीर उसका दूसरी जगह निशाने पे सेट होता है। एंड सिमिलरली sarcasm is used. And now there are a few examples of these play. Strindberg, a Swedish playwright, and his The Dance of Death and The Dream play are expressionistic in nature. Eugene O'Neill, a famous American playwright, some of his dramas are in your syllabus. Harry Ape and Emperor Jones, The Great God Brown, these are his plays. Sino Cisse, he is an Irish playwright. Red Roses for Me, The Silver Tessie, Zuno and Peacock are his expressionistic play. And Tennessee Williams, The Glass Menagerie is a expressionistic play. I think you would be able to understand expressionistic drama. So thanks for patience listening.